Hello students, Divya here on the channel Science Fair. You are here with me, Muskan ma'am, and we will be going to start our chapter Electricity from the NCERT. And already we have covered one video from the NCERT. We will start with the next video. And the topics of today is factor on which the resistance of a conductor depends. ये जो resistance हमने पढ़ा था last time, जो ओम्स लॉ ने introduce किया था, एक ऐसा factor जिससे करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो करंट को रोकने की क्षमता के बारे में बताती है. इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. तो वो जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. तो हम यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सबसे पहले आपको बताया गया है यहाँ पे कि एक्टिविटी के माध्यम से कि वायर थिकर है, नाइक्रोम की है, एरिया कैसा है, उस एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर. आप ध्यान रखेंगे LATM, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर. इन चारों फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है, कैसे डिपेंड करता है वो भी हम देखेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ बताया गया ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ. हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके देखा, हमने देखा कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है. तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस सबसे पहले किस पर डिपेंड करता है, लेंथ. लेंथ मतलब कि लंबाई ज़्यादा होगी, तार की लंबाई कितनी होगी इस बात पर प्रतिरोधक क्षमता डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. कि अगर तार लंबी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हो जाएगा. ठीक है, मतलब वहाँ पे करंट का फ्लो ज़्यादा कम हो जाएगा. अगर वो एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया पर कैसे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी बाय ओ. मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है. जैसे कि हमें जनरली बच्चों को बोला जाता है कि आप जो भी इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं जहाँ पे जो वायर्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, मतलब मोटी तार होती है, तो वहाँ पर आप ना आ जाए. क्यों ना जाए, क्योंकि वहाँ पे वायर इज मोर थिकर. ज़्यादा थिकर होगी तो एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट वहाँ पे ज़्यादा बह रहा है. मतलब उन तारों में करंट इतना ज़्यादा बह रहा है कि एक बच्चे को या किसी भी बड़े पर्सन को शॉक लग सकता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया. अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग आउट द रिलेशंस, रेजिस्टेंस एंड बाई कांस्टेंट क्या आया यहाँ पे, रो. कांस्टेंट क्या आया, रो. रो जो कांस्टेंट है, रो जो कांस्टेंट है, इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. क्या बोला जाता है इसे, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. Rho is the constant of proportionality and it is the resistivity of material. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर. कैसे आएगी देखिए आप, रेजिस्टेंस रो L by A, रो रेजिस्टेंस एरिया एंड डिवाइडेड बाय लेंथ. अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम. एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर एंड लेंथ का यूनिट मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर इज मीटर. आंसर क्या आ गया हमारे पास, ओम मीटर. ठीक है. रेजिस्टिविटी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी के फैक्टर इफेक्टिंग बताया. मैंने आपको ये भी बताया कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है. अब याद रखिए टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है. मतलब अगर किसी वायर का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी. जैसे कि सबसे अच्छी वायर जो हीटिंग इफेक्ट दिखाती है वो नाइक्रोम की वायर है, और वो फटाफट हीट अप हो जाता है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस फ्लो क्या है, मतलब करंट को रोकने की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है. इसी पे नेचर पे डिपेंड करेगा. अब नाइक्रोम की वायर लें, हम कॉपर की वायर लें, सिल्वर की वायर लें. बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी के, कॉपर एंड सिल्वर. बट वायर्स किसकी बनाई जाती है, कॉपर की. सिल्वर क्या होता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव. यहाँ पे आपको किसके फैक्टर इफेक्टिंग बताया गया, रेजिस्टिविटी के, जो हमारा कांस्टेंट. रेजिस्टिविटी के फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में बताया कि जो रेजिस्टिविटी है ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कांस्टेंट मेटल. रेजिस्टिविटी अलॉयज की ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके मेटल से. अलॉय डू नॉट, बट अलॉय क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, रेडी नॉट बर्न एट हाई टेम्परेचर. मतलब ज़्यादा तापमान पर भी अलॉयज बर्न नहीं होते हैं. जैसे टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट फॉर द फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स. आपको पता है बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका था, पहले जो इंकैंडेसेंट बल्ब होते थे, जो ग्लास बल्ब होते थे, उसमें जो फिलामेंट होता था वो किसका होता था, टंगस्टन. वो टंगस्टन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गर्म होने से वो ग्लो करता है, और ग्लो करने से ही वो लाइट प्रोड्यूस करता था. ठीक है. वेयर कॉपर एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस. मतलब वायर्स में किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज किया जाता है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी बताइए, लगने में देखिए कि आप देख रही हैं जो इंसुलेटर है उनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है और जो कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी कम है.
तो मतलब ये नेचर पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे, एज वेल एज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा और रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा ही होती है। एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया आपको ओम्स लॉ पे जो आपको ट्राई करना है। मूविंग फर्दर, यहाँ आपको सब एग्जांपल्स दिए हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं, ध्यान दीजिए आप इन पर। On which factor resistance depend for factors L, A, G, I. Okay. Will the current flow more easily through a thick wire or thin wire? Current किसमें से आसानी से जाएगा? पहले thick wire, मोटी wire से। अभी मैंने आपको बताया इसे। ठीक है। Let the resistance of electrical component remain constant. उसका resistance constant रहेगा while the potential across the two ends of the component release of half. उसकी potential को कम कर दिया। वो change in the current है। Current में क्या change आएगा? Resistance को constant रखा, potential को half कर दी तो current में क्या change आएगा? पोटेंशियल करंट के डायरेक्टली रिलेशन में, अगर आर क्या रहेगा कांस्टेंट, आर क्या रहेगा कांस्टेंट, तो अगर पोटेंशियल हाफ होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। व्हाट आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टॉस्टर एंड आयरन रिंग्स? टॉस्टर और आयरन जो होते हैं उनकी जो कॉइल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, नाइक्रोम वायर्स के, और फलोए रेदर देन अ प्योर मेटल, क्योंकि वो हीट अप होके जल्दी से मेल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, बर्न नहीं होते हैं। व्हिच अमाउंट iron mercury is a better conductor and mercury is कौन सा अच्छा conductor है, iron is the best. Which metal is the best conductor? Answer is the copper and silver. Resistance of a system of resistance, कि जब resistance को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे resistance कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। यहाँ पे हमने क्या लगाया, वोल्ट, यहाँ क्या लगाया, एमीटर। आप देख रहे हैं वोल्टमीटर किसमें लगाया जाता है, एक वायर के जॉइंट के साथ जो लगाया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन है, और जो सीधा सीधा कनेक्शन है वो सीरीज कनेक्शन होता है। जिसमें कोई वायर का जॉइंट नहीं है वो सीरीज कनेक्शन, जिसमें वायर का जॉइंट आ जाए वो पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्टमीटर किसमें अटैच किया जाएगा, याद रखना है, वोल्टमीटर किसमें अटैच किया जाता है, पैरेलल में अटैच किया जाता है, और एमीटर किसमें अटैच किया जाता है, सीरीज। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है। तो फिर फर्दर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब सीरीज में कनेक्शन होगा वोल्टेज होगा, एमीटर होगा, करंट का नाप होगा। तो हमने देखा एमीटर जब करंट नाप रहा था तो आगे नाप और सभी में से करंट सेम है, मतलब ड्यूरिंग द सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम। अब ये R1 R2 R2 सीधे कनेक्टेड है, कोई वायर का जॉइंट नहीं है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। तो करंट सेम रहता है, वोल्टेज डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। वोल्टेज कैसे फाइंड किया जाता है, ऐड, समेशन ऑफ द वोल्टेज यू विल गेट द टोटल वोल्टेज। तो voltage, idea, formula, and water, and line. Here you get the formula, I is the common which is cancelled out, and RS resistance you get R1 plus. इस तरह से अगर आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर R1 और R2 सेम होता तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, NR। ऐसे ऐसे n रेजिस्टेंस जो है सभी सेम है तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा। कोई डाउट इस बात में? If you have any doubt, you can ask in the comment section. Moving further here, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया, पैरेलल कनेक्शन दिखाया गया। पैरेलल कनेक्शन में क्या देखते हैं, फिर सेम वोल्टेज लेते हैं, एमीटर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि एमीटर तो एमीटर जो करंट नाप रहा है वो अलग अलग आ रहा है, बट वोल्टेज सेम आ रहा है। अब देख रहे हैं इस रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस से कनेक्शन में ये वायर पर क्या लगा, जॉइंट लगा। ये वायर इस वायर को इस वायर पर क्या आ गया, जॉइंट आ गया। तो ये कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है जहाँ वायर्स का जॉइंट आ जाता है। ठीक है। मूविंग फर्दर अब यहाँ पे क्या सेम रहेगा, करंट वोल्टेज सेम रहेगा, और क्या ऐड किया जाएगा, करंट साइड डायरेक्ट ऐड किया जाएगा I1 प्लस I2। हमने करंट का फॉर्मूला देखा था V बाय प्लस V बाय। अब ये हम क्या निकाल रहे हैं, पैरेलल, ये वन लो सेम रहेगा, जो सेम है जिसमें वो सेम है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बराबर आ गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 के बराबर। R1 और R2 सेम होते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में R2 कितना आता है, R1 क्या आता है, R1 ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसको मिलाओ है तो आप रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यहाँ पे आपको बता के करके भी बताया कि सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइंड करके बताया हुआ है सीरीज में करंट सेम रहता है। वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड किया जाता है, वोल्टेज को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ गया R1 प्लस R2 प्लस ऑलरेडी मेंशन है, बट मैंने आपको कर भी बता दिया। ठीक है, बट याद रखना कि जैसे R1 R2 R3 RS सबसे बड़ा मिलेगा, मतलब जब कनेक्ट करेंगे टोटल ओवरऑल ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, बड़ा।
आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जोड़ दिए हैं आपको। जैसे 5 ओम 8 ओम 12 ओम तो किसमें कनेक्ट किया गया, सीरीज में कनेक्ट किया गया, डायरेक्ट ऐड कर देंगे आप 2 वोल्ट की बैटरी और आप क्या फाइंड कर लेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन में मैंने बताया हुआ है क्या सेम लगता है, करंट सेम लगता है, वोल्टेज सेम लगता है, करंट को ऐड किया जाता है, करंट का फॉर्मूला भी है आरपी। Putting the formulas, you will get the formula of the resistance in parallel. 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. When you get the formulas, okay, I've already said कि R1, R2, R3 अगर same होंगे, तो you will get the formula of Rp is R by 3. अगर n resistance है तो R by n. And then Rp is smallest than all of them. R1, R2, R3 से Rp क्या मिलेगा आपको, सबसे छोटा मिलेगा। ठीक है। Moving further here. अब देखते हैं जो भी डेकोरेटिव पर्पस में एलईडी लाइट्स होते हैं वो सीरीज कनेक्शन होता है। सीरीज कनेक्शन, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द सीरीज कनेक्शन, अगर एक भी लाइट डैमेज होगा तो सारी लाइट्स डैमेज होने का खतरा रहता है। पर पैरेलल कनेक्शन में वायर्स जॉइंट है, एक वायर का डैमेज हुआ तो दूसरे वायर को कोई खतरा नहीं होता, वो प्रॉपरली सीरीज पर। तो जितने भी हमारे घरों पे अप्लायंस होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में होता है, बट जो फेरी लाइट्स वगैरह होती है, डेकोरेटिव लाइट्स होती है, वो सीरीज कनेक्शन में होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है उनको बनाने में। यहाँ पे आपको जस्ट बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ गए, you will go through the questions. Heating effect of current. Last topic is heating effect of current. तो जब भी कोई वायर में करंट भेजा जाता है तो वो गर्म हो जाती है, तो यही क्या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो किसकी वजह से होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम कई बार रेजिस्टेंस वायर का, हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है और वो रेजिस्टेंस करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको जल्दी पावर का फॉर्मूला दिया है, पावर का फॉर्मूला क्या दिया है आपको, V बाई पोटेंशियल चार्ज बाय टाइम, V इज इक्वल टू I। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या आ गया, VIG, मतलब कितना हीट होगा, VIG, जो पावर मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब ये पॉइंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। अब अगेन ओम्स का अप्लाई, जब हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो V की जगह आई रख दिया, फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर RT आ गया। बट ये फॉर्मूला किसने एक्सप्लेन किया था, जोन्स ने एक्सप्लेन किया कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, why does the water electrical heat not provide the heating element हो, ये इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है कोल्ड का वो ग्लो नहीं करता, बट हीटिंग एलिमेंट्स में वो ग्लो करता है। ऐसा क्यों होता है, इनके रीजन चाहिए आपको। ठीक है, फाइनल टॉपिक्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट्स के क्या क्या फायदे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आपको बताया गया है जैसे कि टंगस्टन जो यूज किया जाता था उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 है, इसलिए उसको बल्ब की फिलामेंट बनाने में यूज होता है। वो मेल्ट तो नहीं होगा, है ना, बट वो ग्लो करेगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से और जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होगी। बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद, बल्ब में कौन सी गैस होती है, याद रखना, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस होती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इट प्रोटेक्ट सर्किट और प्लांट्स बाय स्टॉपिंग द फ्लो। जनरली हीटिंग इफेक्ट्स क्या फायदा होगा, वायर मेल्ट हो जाएगी, वायर मेल्ट हो जाएगी तो ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, तो ज़्यादा डैमेज होने से बचेगी, इसका एक फायदा है। जनरली जब फ्यूज बनाया जाता था उसमें वायर, वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता था, जल्दी से मेल्ट हो जाता था, तो इसका वजह से इसका क्या रीज़न हुआ, जैसे ज़्यादा करंट आएगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा करंट आएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ज़्यादा डैमेज नहीं पहुँचेगा। फ्यूज वायर वो एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का बना है, उसमें से ज़्यादा जैसे करंट जाएगा तो वो डैमेज वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या है, VI वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। अनदर फॉर्मूला V का फॉर्मूला रख दिया I स्क्वायर IR और I स्क्वायर R रख दिया। ऐसे ही हमने I का फॉर्मूला रख दिया V बाय R, तो यहाँ पे V स्क्वायर बाय R। पावर का यूनिट होता है वाट और वोल्ट और एम्पीयर, तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वाट एम्पीयर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर बार बार पूछे जाते हैं, एनर्जी पूछे जाता है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 into 10 to the power 6 जूल होगा। कैसे होगा, किलोवाट 1000 watt hour 3600 seconds and you will get the value 3.6 into 10 to the power 6 joule।
Here's the simple question given to you, and here our chapter from the NCERT is complete. So thank you for being with me here till then, and प्रॉपर्ली वॉच द वीडियोस, अच्छे से वीडियोस को देखिए, समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें. थैंक यू.